आज क्या बात करने वाले हैं, वी विल टॉकिंग अबाउट प्रोविडेंट फंड एक्ट है ना, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसकी आज बात करने वाले हैं, राइट। बहुत सारे एक्ट हम बात कर चुके हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग उसकी रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज रिवीजन इज़ द की फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो नॉलेज आपकी शायद उतनी अच्छी हो जाए, बट एग्ज़ाम के लिए जो रिक्वायर्ड है वो नहीं होगा। क्या रिक्वायर्ड है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रेपिटेशन से वो रिटेन रहेगा, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। करते रहिए। चलिए, स्वाति इज़ देयर, वेरी गुड इवनिंग स्वाति। करते हैं कंटिन्यूस। बाकी जो लोग और कौन लोग हैं, ऑल राइट। इस एक्ट के बारे में बात करते हैं। नाम से क्लियर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड एक्ट है, और कुछ जो मिसलेनियस प्रोविजंस उसके बारे में बनाया। कब? 1952 का है। आप सोच लीजिए कब बना था। 52 आफ्टर इंडिपेंडेंस। किस लिए बना होगा? सक्षम इज ऑल्सो ज्वाइंट, राइट। किस लिए बना होगा कि जो जहाँ पे गैप रह जाते हैं, गवर्नमेंट उस चीज़ को कवर करती है। तो ये गैप रह गया होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, कौन से छोटे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं बट छोटे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 5000 है, 6000 है, तो उनके लिए क्या है, व्हाट अबाउट द पेंशन स्कीम, व्हाट अबाउट द अदर स्कीम्स की रिटायरमेंट के बाद, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स कह लीजिए, डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो उनकी फैमिलीज़ को क्या मिलने वाला है, राइट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए। सेविंग की जहाँ तक बात करें तो सेविंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल वर्कर टू सेव, और किसी भी लेवल पे चले जाइए, सेविंग इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन इंडिया। और जबकि सिखाया यही जाता है सेव कीजिए, शायद वो सही नहीं सिखाया जाता है कि सेव क्या करना है और कैसे करना है। वो सेविंग्स होंगी जो जाके मल्टीप्लाई होकर आपको रिटायरमेंट के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, बड़ा जो है फंड क्रिएट कर सकते हो। तो सभी को पता कि एम्प्लॉय शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेविंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो किया क्या गया, एक प्रोविज़न रख दी गई कि कुछ फंड्स होंगे जो फ्रैक्शन है सैलरी का, वो एक साइड किया जाएगा, एक फंड में डाला जाएगा जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड, राइट। उसमें डाला जाएगा, क्या बनेगा, कॉर्पस क्रिएट होगा वो, जो उसको रिटायरमेंट पे मिलेगा। ऐसे कुछ है ना। बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट का प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनका जनरल प्रोविडेंट फंड काटता है, जो अभी नए स्कीम में चल रहे हैं पेंशन स्कीम में, उनका CPF सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली रिटायरमेंट के लिए स्कीम्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो अर्निंग है वो ज़ीरो होने वाली है, तो लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, तो वो कहाँ से अपनी जो बेसिक नीड्स है पूरी करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वो किसके लिए बात कर रहे हैं, वो बात करें वर्कर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविजंस हो सकती हैं, ट्रेडर की गवर्नमेंट नहीं देख रही है, क्योंकि ट्रेडर तो अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, अब उनके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखी थी कि जो लेजिस्लेशन है फॉर हिज रिटायरमेंट है, फॉर हिज डिपेंडेंट इन केस ऑफ द डेथ है। तो ये कंडीशंस है यहाँ पे। अल्टीमेटली रिटायरल बेनिफिट्स आप इसको कह सकते हैं। इंस्टेंट नहीं मिलेंगे, इमीडिएट नहीं मिलेंगे, उसकी जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, द एंड ऑफ द सर्विस यू कैन से, तब ये इसके जो बेनिफिट्स हैं उस कॉर्पस में वो दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ लम सम पेमेंट और द पेंशन एज द केस मे बी। ऐसा ही है, यही चीज़ हम बात करें। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस रखा था। तो कहाँ तक ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है, इसका एक्सटेंट क्या है, और किस इंडस्ट्री पे, किस फैक्ट्री पे, किस एस्टेब्लिशमेंट पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। हर एक्ट में चीज़ लिखी होती है, ऑब्वियस है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, जैसा कि है ऑब्वियस है। गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो लेजिस्लेशन बनाएगी, कुछ भी लेजिस्लेट करेगी, किसके लिए करेगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस ओनली, द इंडियन सिटीजन। तो क्वाइट ऑब्वियस इट वुड बी एक्सटेंडेड टू द एंटायर इंडिया, दो एक्सेप्शन मे बी देयर, और जहाँ पे होंगी तो गवर्नमेंट वो लिखेगी, राइट। किसके लिए? ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए जहाँ 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या है, द मिनिमम क्राइटेरिया इज 20 पर्सन्स, कि अगर 20 पर्सन्स हैं तो वहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड है वो डिडक्ट किया जाएगा और वो कॉर्पस में डाला जाएगा। बट दिस इज़ वन कंडीशन, उसके अलावा भी कंडीशंस हैं, वो हम बात करेंगे, राइट। उसके अलावा एक चीज़ सिंपल है,
एनी इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब सिंपल है कि अगर 20 नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि इफ देयर आर 10 एम्प्लॉयज इन अ इंडस्ट्री देन इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल इफ इट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही यह लॉ बनाया है, सिंपल सा लॉजिक है। और दूसरा क्या है, उनके बेनिफिट को देखते हुए, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उस इंडस्ट्री की, और जो वो लोग वहाँ पे काम करें उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि गवर्नमेंट उनका करियर जो है वो सिक्योर करना चाहती है, फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है या नहीं चाहती, तो उसकी इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करेगा। मीन्स एक साइड विंडो है, एक बैकडोर एंट्री है जो इसमें डाल दी गई, और वो हमेशा रहेगी रहेगी। किसी भी एक्ट में देख लीजिए, जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर पास करते हैं वहाँ पे एक इफ़ और बट लगा के छोड़ दिया जाता है कि बाद में जो है नॉर्म्स को रिलैक्स करके हम अपना जो भी इफ़ एंड बट है, क्या हो सकते हैं कि जो नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते वहाँ पे कंडीशन फुलफिल आपको करवानी है, तो कैसे होगा, लॉ बनाएगी सरकार, बना देगी, तो यहाँ पे दिया जा सकता है, राइट। उसके अलावा एनी क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे इट वाज हेल्ड इन अ केस ऑफ बीडी वर्कर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीएम पटेल और मैंगलोर गांधी, उसमें ये केस में हेल्ड किया गया था कि कौन से जो होम वर्कर्स, अगर वहाँ पे भी हैं होम वर्कर्स, उस पे भी ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जनरली हम बात क्या करते हैं, ये बात होता है, या ये एक्ट जो एप्लीकेबल होते हैं कहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट्स और फैक्ट्री। तो जो इस्टेब्लिशमेंट्स, एंटरप्राइजेज फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएंगे, जो फैक्ट्री एक्ट में हमने पढ़ी थी, तो होगा। बट यहाँ पे कुछ क्लास, कुछ ग्रुप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स जैसे होम वर्कर्स हैं, उसको कोर्ट ऑफ लॉ ने कवर किया है अंडर दिस एक्ट की, यस इस पे भी एप्लीकेबल है। उसके दो तरीके हैं सोचने के, सिंपल है, वन इज़ द जनरल वे, सेकेंड इज़ द स्पेशलाइज वे। या आप कह लीजिए जब आप बात करते हैं किसी लॉ की, कौन सा जो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हुआ, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कोई, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको फेवर कर देता है। क्या फेवर कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीडी वर्कर्स हैं, घर पे काम करते हैं, होम वर्कर्स हैं, उसको भी आप दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत हो जाती है कि उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। अब यहाँ पे क्या कि जो केस होगा, अगर हम किस केस की बात करते हैं, बीडी वर्कर से ये जो भी है, तो वहाँ पे कोर्ट ने किसको दिया है, नंबर 1 petitioners और ऑल सच वर्कर्स, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, जिसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं द बेनिफिट और द रिलीफ हैज़ बीन ग्रांटेड वेदर इन पर्सोनम और इन रेम। पर्सोनम और रेम, what does it mean? Personam means only to the petitioner in person, कि जितने भी petitioner हैं उनको in person है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। In rem everybody, all such persons, कौन से persons जो उस petitioner के साथ associated होंगे, जो सेम फुटिंग पे आते होंगे। इफ़ दे आर बीडी वर्कर्स, अगर रेम में है तो सभी बीडी वर्कर्स को वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, राइट। चलिए अभी उस डिस्कशन पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे अपना रखेंगे, और यही है कि वेयर देयर इज एस्टैब्लिशमेंट इज ए फैक्ट्री इट इज़ कवर्ड, ये देखना पड़ेगा। सो दो चीज़ हमें देखनी पड़ती हैं, नंबर 1 कि इस्टेब्लिशमेंट जो है फैक्ट्री की डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती है, दूसरा कि वहाँ पे 20+ लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे और एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन बना सकते हैं। सैलरी का भी है, यस वो आगे हम बात कर लेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे प्रोविडेंट फंड नहीं अप्लाई होगा, ये एक्ट मीन्स किसका डिडक्ट नहीं किया जाएगा, सिंपल याद रख लीजिए, विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोऑपरेटिव्स हैं, फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आते, तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, राइट। दूसरा, दिस इज ऑलवेज सम एक्सेप्शन कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर, क्योंकि हर एक्ट में एक प्रोविजन होती है बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ
कि अगर कोई लॉ पास करने की कल को ज़रूरत पड़ती है, हु शैल पास द लॉ? द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हु विल मेक और विल इनकॉर्पोरेट सच अमेंडमेंट? द गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। तो हमेशा ये प्रोविज़न रखी जाती है, या फिर वो डेलीगेशंस की जाएंगी किसको? टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज द केस मे बी। सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर देगी इसको कि स्टेट गवर्नमेंट कर ले, या किसी ऑफिसर को अपॉइंट करके ये बाय लॉज बनाए जा सकते हैं अगर वो प्रोविज़न है, ठीक है। अदरवाइज जिस गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया है वही उसको चेंज करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या है? वो किसी भी ग्रुप को इस एक्ट के तहत कवर कर सकते। मीन्स व्हाट कैन बी कवर्ड? any establishment irrespective of the fact it has 20 persons or 20 employees, or it is covered under the definition of factory. So on the ground of financial position any establishment can be covered under it. Simple सा है। और दूसरे जो there was one case मोहम्मद अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि उसके अकॉर्डिंग अगर कोई उसमें कवर होता है तो, बट वो भी कब है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेगी, अदरवाइज नहीं होगा। देन कुछ और लोग कवर नहीं होते इसमें, विच आर engaged by industry or establishment as casual or for temporary purpose. So casual labor or casual workers and temporary workers, they are not covered. कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में है और टेम्परेरी हैं, तो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो कवर इसमें नहीं होंगे। ऑलराइट, चलिए देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? कौन लोग एलिजिबल हैं प्रोविडेंट फंड के लिए? सो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और हु वर्क्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ईदर डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्ट अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए आपका, राइट। वो